हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में आज की क्लास जो आपके लिए एक शानदार क्लास होने वाली है, जीके जीएस की हम टॉप 50% करने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्सन है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो आपके पिछले एग्जाम हुए ना, उन्हीं पेपर के आधार पर ये 50 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। और देखना इन प्रश्न से कि किस प्रकार से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सभी चीजें, प्रश्न से संबंधित प्रत्येक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। सिर्फ आपको यहां पर इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर अपने आप को यह महसूस करना है कि आपने क्या पढ़ा। कि आप यहां पर कुछ पढ़ा है तो कुछ लेकर ही जाओगे, यहां पर खोने को कुछ नहीं है। बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें यहां पर सीख कर जाओगे। बहुत से पर्सन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सब चीजों को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। और इसी प्रकार से ये आपकी क्लास डेली आने वाली है। तो इस समय आप डेली तैयार रहें अपनी एक शानदार बेहतरीन क्लास के लिए, जो आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगी जिस मुकाम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो करें शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। आपके सामने पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रिक्त स्थान की रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न को समझना है। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन इस क्लास की यही है, यदि पढ़ रहे हो तो प्रश्न को अच्छे से समझना है। प्रश्न को यदि अच्छे से समझ लिया, फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसका आंसर आप अच्छे से कर सकते हो। यदि आता है और नहीं भी आता है तो भी अच्छे से मैं बताऊंगा और अच्छे से आप करोगे आगे से। ठीक है, छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किसकी रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रश्न को देखिए, याद कीजिए, शारदा अधिनियम ये 1929 में हरविलास शारदा, कौन थी ये? हरविलास शारदा के प्रयासों से यह शारदा अधिनियम पारित हुआ था 1929 में। किसको रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा, बाल विवाह। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा उस समय विवाह के लिए जो उम्र तय की गई थी लड़की और लड़के की, वो भी आपको ध्यान रखनी है। 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़के की। ठीक है, जो कि अब फिलहाल चेंज हो चुकी है। ध्यान रखना, ये शारदा अधिनियम की मैं बात कर रहा हूं। कहीं पर जाकर आप कर लो कि सर ने बताया था कि 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़के की। मेरे तो 18 हो रहे, मैं तो करने वाला। ठीक है, तो ये शारदा अधिनियम की हम बात कर रहे हैं कि हरविलास शारदा के प्रयासों से सन 1929 में यह अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम में लड़की की जो उम्र है ना, वो 14 वर्ष रखी गई और लड़के की उम्र 18 वर्ष शादी के लिए निश्चित की गई। ये अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित, ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। उस समय की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलें अगले प्रश्न पर। देखिए, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था? नाम है हेनरी लॉरेंस। ध्यान से देखना इस प्रश्न को, लॉरेंस नाम देख के भटकना नहीं है। हेनरी लॉरेंस है, जो कि एक ब्रिटिश था। क्या था? ब्रिटिश था। ठीक है, अहमदुल्ला शाह ने पराजित किया था। हमसे पूछा यह है कि किस युद्ध में, तो इसका आंसर क्या होगा? चिनहट का युद्ध। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आपके दिमाग में और मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि मन तो चंचल होता है, प्रश्न तो बनाता है नए नए। अब उनके जवाब भी जरूरी है। यदि आप ये पढ़ रहे हो तो जवाब भी मिलेगा। प्रश्न ये है कि चिनहट का युद्ध कब हुआ था? 30 जून 1857 को। ठीक है, 30 जून 1857 को चिनहट का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना
और भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य ये युद्ध हुआ था और ब्रिटिश सेना की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके हेनरी लॉरेंस ने। किसने? हेनरी लॉरेंस ने। आ गई बात समझ में? यहां पर क्या सीखने को मिला? एक नए युद्ध के बारे में हमें पता चला, चिनहट का युद्ध, जो कि ब्रिटिश सेना जिसका नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया? हेनरी लॉरेंस के द्वारा किया गया। और कब हुआ था? 30 जून 1857 को, जिसमें हेनरी लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा था। आगे बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इजी सा प्रश्न है, मुझे पता है इसका आंसर तो आप आसानी से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक पर्सन इजी सा जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम, और ये आरपीएफ में कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है कि दिल्ली से देवगिरी जो है अर्थात दौलताबाद, पहले इसका नाम क्या था? देवगिरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो एक और प्रश्न हमारे सामने आ गया। कौन लेकर गया था? मोहम्मद बिन तुगलक लेकर गया था। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए देवगिरी को कूतुल इस्लाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूतुल इस्लाम। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, देखिए कुछ भी कीजिए आप, उसके पीछे रीजन जरूर होता है कि ये मैंने कार्य ये किया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। आप तैयारी कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी की, ठीक है, तो रीजन तो है तैयारी करने का कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, यही रीजन है। उसी प्रकार से ये राजधानी लेकर गया दौलताबाद, इसके पीछे रीजन क्या था? तो ये रीजन बताया था बर्नी ने, और बर्नी एक लेखक था, उसने बताया कि बर्नी के अनुसार, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अनुसार, बर्नी कह रहा है, ठीक है, बर्नी के अनुसार कि जो दौलताबाद था वो मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था ना, उस साम्राज्य के ये केंद्र में था, इसलिए उसको राजधानी बनाया ताकि सुरक्षित रहे राजधानी। चारों तरफ उसका साम्राज्य है और राजधानी सेंटर में, यदि यहां पर राजधानी करेगा तो कोई भी आक्रमण कर सकता है, तो इसने सेंटर में बनाई अपनी राजधानी दौलताबाद को, ठीक है। यह भी पता चल गया राजधानी कौन लेकर गया दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, क्यों लेकर गया, यह भी आपको पता चल गया। अब तो कोई प्रश्न नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितने भी लगाने चाहो लगा लीजिए। पराक्रम दिवस के रूप में किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? सबसे पहले तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। दिवस पूछा जाता है एग्जाम में, एक टॉपिक है आपका दिवस से कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, डे एंड थीम वाला, ठीक है, उसी में ये प्रश्न भी उसी में बन सकता है। ये प्रश्न आपका कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इसको मनाने का निर्णय लिया गया था कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद एक आपकी आती है 23 मार्च, जो कि आने वाली है। 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? शहीद दिवस के रूप में। अब यह शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसी वजह से 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों 23 आपको पता होनी चाहिए। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर यह प्रतिवर्ष मनाई जाती है। उसी प्रकार 23 मार्च को शहीद दिवस, जो कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? सबसे पहला आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी में? आपका पीर पंजाल में। ऑप्शन ए ये करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं है, करेक्ट है। आंसर क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। जेलेपा जो दर्रा है, जेलेपा ला, ये जास्कर में नहीं है भाई, सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। तो हमारा जो प्रश्न का आंसर होगा वो बी होगा। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। जोजिला दर्रा वृद्ध हिमालय श्रेणी में है, खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। ये आपको ध्यान रखना है। 4 दर्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया। चारों दर्रे आपको पता होने चाहिए कौन सी श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है। बनिहाल पीर पंजाल में, जेलेपला सिक्किम में, जोजिला वृद्ध हिमालय, खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी में। आ गई बात समझ में? ध्यान से पढ़ना है, कोई टेंशन लेके मत बैठिए। ठीक है, प्रत्येक चीज क्लियर हो जाएगी। प्रत्येक चीज क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। बस आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए, इस बोर्ड पर होना चाहिए। जो मैं प्रश्न बता रहा हूं उन प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलिए, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अराबारी वन कहाँ स्थित है? जो अराबारी वन श्रृंखला है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मिदनापुर में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। मिदनापुर कहाँ है? हमारा भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में अराबारी वन श्रृंखला स्थित है। और इस अराबारी वन श्रृंखला में जो सबसे ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं वो साल के वन पाए जाते हैं। किसके वन पाए जाते हैं? साल के। देखिए, इसको यहां पर इस प्रकार से पूछा गया, सीधा सीधा आपके सामने प्रश्न रखा है कि अराबारी वन कहां स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अराबारी वन श्रृंखला में सबसे अधिक वनों की अधिकता है, कौन से वनों की अधिकता है? तो वहां पर साल के जो वृक्ष है ना वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला है? मिदनापुर, जहां पर अराबारी वन श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें साल के वनों की अधिकता है। क्लियर पॉइंट? आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? किसकी स्थापना की बात कर रहे हैं? कोल इंडिया लिमिटेड। इजी सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, डेली पूछता हूं, आज भी आपके लिए प्रश्न है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो आज का प्रश्न है वो आपके लिए है कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1977, 76 या 75? ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई? व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता। अब यहां पर चीजों को समझिए। व्यापार, वाणिज्य, समागम, ये बहुत बार ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये कहां से लिए गई। व्यापार वाणिज्य समागम लिए गए ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई। जर्मनी से क्या ग्रहण किया गया? आपातकाल से संबंधित जो उपबंध हैं वो जर्मनी से ग्रहण किए गए। आयरलैंड से क्या ग्रहण किया गया? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व जो है की है आपके आयरलैंड से ग्रहण किए गए, जो कि संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करें 36 से 51 तक है। अमेरिका से क्या ग्रहण किया गया? आपके मूल अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जिन मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है कि हमारे पास आइए, आपको अपने मौलिक अधिकार हम दिलाएंगे, हम देंगे गारंटी। तो आर्टिकल 32 के तहत यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय करता है 226 के तहत। ये चीजें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। और ये सीधी सी बात है, ये तो आपको पता है कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये तो सबको ही पता होगा। आ गई बात समझ में कि कौन से देश से कौन सा स्रोत ग्रहण किया गया।
इसके ऊपर जो हमारा पॉलिटी का चल रहा है चैप्टर वाइज जो डिटेल से हम पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। विदेशी स्रोत कहाँ से क्या क्या ग्रहण किया गया वो सब चीजें आप वहां पर आपको मिलने वाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। कितने हैं? 6। पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा जो आपका है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 4 नंबर। 5 नंबर आपका संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इतना तो आप समझ जाओगे, शिक्षा संबंधी अधिकार। 6 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आपके 6 हो गई। अब एक बच गया संभाषण का अधिकार जो कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा। ये क्लियर? अब हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब बात आती है कि जो 6 हैं इनमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो इसमें आता है आर्टिकल 14 से 18, इसमें आते हैं आपके स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ठीक है, इसके बाद यहां पर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है 25 से 28, और इसके बाद आता है आपका संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32-31 जो है कि वो समाप्त हो चुका है। जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का उसको वहां से हटाकर एक कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में रखा गया है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर ये आपके 6 हैं, 6 के 6 आपको पता होने चाहिए, सीधी सी बात है। और इसके बाद यह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से आर्टिकल आते हैं, कौन से अनुच्छेद आते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा इस प्रकार का प्रश्न आप एग्जाम देते हैं, आपको पता है कि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं, कितने आते हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद आते हैं। और आपको ऑप्शन में क्या मिलता है? 4, 5, 6, 7। ठीक है, यदि आपको पता है कि समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक है तो आप आसानी से उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। यदि सिर्फ आपको यह पता है कि 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हैं ये पता है आपको, ये भी पता है कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, लेकिन ये नहीं पता तो आंसर नहीं करके आओगे। आंसर नहीं करके आओगे तो बहुत से स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं वो उसको सही करके आएंगे क्योंकि एकदम इजी प्रश्न है। और बहुत से स्टूडेंट से पिछड़ने की वजह से आप उस चीज से वंचित हो जाएंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस मुकाम पर आप पहुंचने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करने में जो शर्म करते हो वो मत कीजिए। अच्छे तरीके से दिन रात एक करके आप मेहनत कीजिए। दूसरों को दिखाने के लिए मेहनत मत कीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं। कोई दिखे तब किताब लेके बैठ जाए कि यार ये तो पढ़ता है। एग्जाम का रिजल्ट आए तब लोगों को पता चले कि इसने पढ़ा था, तभी जाकर इसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तब पता चलना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? 1 नंबर प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि भारत में कोई भी राज्य है उसकी सीमा बदलने के लिए। चलो देखिए, राजस्थान और हरियाणा की बात करें, सीमा लगी हुई है, तो कोई भी स्टेट, कोई भी गांव इसके, वो यदि हरियाणा में मिलाए जाए, उन सीमा को चेंज किया जाए थोड़ा सा, कि हरियाणा को थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा हरियाणा को दे दिया जाए या हरियाणा का हिस्सा राजस्थान को दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, तो उसको करने के लिए कौन अधिकृत है? ऐसा करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद को। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। अब ये तो क्लियर हो गया कि संसद को है, लेकिन इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है जो आपके दिमाग में भी नहीं है कि कौन सा आर्टिकल ये अधिकार संसद को देता है। तो आर्टिकल 3। आपने यदि भाग फर्स्ट पढ़ा है, जो कि मैंने क्लास करवाई हुई है डिटेल से, भाग फर्स्ट आर्टिकल 1 से 4 तक, उसमें अच्छे से डिटेल से आपको समझाया गया है
कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है और 4 क्या कहता है। चारों आर्टिकल अच्छे से शानदार तरीके से बताया गया है। तो आर्टिकल 3 ये संसद को अधिकार देता है कि आप भारत की किसी भी राज्य की सीमाओं को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है? जो अनधिमान वक्र है इसकी प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा? प्रतिस्थापन की सीमांत दर के द्वारा इसकी प्रवणता मापी जाती है। अब यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अनधिमान वक्र की जो प्रवणता है वो बराबर होती है किसके? प्रतिस्थापन की सीमांत दर के। किसके बराबर होती है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर के। और अनधिमान वक्र की प्रवणता भी किससे मापी जाती है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर से ही मापी जाती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना रिक्त स्थान से मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, यदि एनएनपी में से मूल्यह्रास घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे? मूल्यह्रास, तो क्या प्राप्त होगा? आपका जीडीपी प्राप्त होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। इजी सा इकोनॉमी का प्रश्न आपके सामने है, आसानी से इसको आप कर सकते हो यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आपने तो। ठीक है, कि एनएनपी में से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास यदि हम घटाते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद, देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जो गणना है ना वो जीडीपी से मूल्यह्रास घटाकर, क्या है यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, जीडीपी में से घटा रहा है। किस में से घटा रहा है? जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाकर क्या प्राप्त किया जा सकता है? आपकी एनएनपी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वैसे तो वही बात है, यहां से इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास ऐड हो जाएगा। तो जीडीपी कैसे होगा कि एनएनपी में से मूल्यह्रास जोड़ा जाए। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में है? ये अंतर सरकारी संधि आधारित एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पर है? भारत में। देखिए बात कर रहे हैं आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। पहले तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसका मुख्यालय भारत में है, तो भारत में कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? इस प्रश्न को देखकर यहां पर आप चकरा जाते हैं कि पृथ्वी के निकट पूछा है, कहने का मतलब इसका क्या है? आकार की बात कर रहा है, तो क्या होगा? समान है। ठीक है, थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाइए। एग्जामिनर ने तो लगा दिया कि निकट लिख दिया, यहां पर आकार की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा? वीनस ग्रह होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट, वीनस अर्थात शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो आकार है ना, कहने का मतलब शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के आकार के समान ही है या पृथ्वी से थोड़ा बहुत मेलजोल खाता है। तो इसी वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और साथ में शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, किसका तारा? सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, ये पॉइंट, दो पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा की संज्ञा किस ग्रह को दी जाती है? वो है आपका वीनस अर्थात शुक्र ग्रह। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से वही प्रश्न, चलो दो बार हो गया। भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? इजी सा प्रश्न है, तो किस प्रकार की है? संसदीय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये संसदीय जो प्रणाली है जो हमारे देश में है, किस प्रकार की प्रणाली है? संसदीय प्रणाली जो हमारे देश में है। अब ये ग्रहण कहां से की गई, ये भी तो प्रश्न बनता है। तो
कहां से ग्रहण की गई? ब्रिटेन से ग्रहण की गई। कहां से? ब्रिटेन से। अब ये संसदीय प्रणाली है कहां पर? तो यहां पर बात करें संसद है किसमें? आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में संसद है, संसद का वर्णन है। और संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आएगा, एक आपका लोकसभा आएगा और एक आपका राज्यसभा आएगा। ये 2 सदन तो हैं और एक राष्ट्रपति है। ये आते हैं संसद के अंतर्गत। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की गई और हमारे भारत में संसदीय प्रणाली ही है जो ब्रिटेन से ग्रहण की गई। संसद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में। ठीक है, चल अगला प्रश्न देखिए। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये आपका इंदौर में है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। जो कि स्वच्छता की श्रेणी में लगातार कई वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा इंदौर शहर बहुत साफ सुथरा शहर है। कहां पर है? अब ये बात आती है तो एमपी में है, अर्थात मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात आई तो यहां पर एक सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पर? आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना। टाइगर स्टेट कहा जाता है, सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है, सांची का स्तूप कहां पर है? यह भी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, इसको 2019 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संज्ञा दी गई थी या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संज्ञा कब दी गई? 2019 में दी गई। कहां पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए यहां पर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में बात आई है और नेशनल पार्क से संबंधित आपको प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब इस चीज को यहां पर समझिए, आपके सामने सीधा सीधा साफ अक्षरों में है कि चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली जो नेशनल पार्क है, वो कौन से राज्य में है? तो वो हमारे महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इंपोर्टेंट है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। केरल के बारे में बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये भी आपका केरल में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क या पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें, एक झील है लोनार झील, ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? यहां पर प्रश्न आपसे ऐसा न पूछकर ऐसा पूछ लिया। अब आप सोच रहे हो सर कैसा न पूछकर कैसा पूछ लिया? देखिए समझिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हेमिस महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, या फिर हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, यह आपसे पूछा जाता है। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछा है कि भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका हेमिस महोत्सव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर? नागालैंड में, जो 10 दिनों तक चलने वाला एक महोत्सव है। गणगौर की बात करें तो आपका राजस्थान में। राजस्थान में जयपुर की जो गणगौर है, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसकी जो गणगौर वो फेमस है। क्या है? प्रसिद्ध है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट है आपके सामने, सागा दावा महोत्सव। तो सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। कब कहां पर? सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए इससे संबंधित एक पॉइंट बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर भगवान पद्म संभव के सम्मान में महोत्सव के बारे में बात की है, तो सागा दावा से भी संबंधित प्रश्न बन सकता है। यह मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा को। कब?
बुद्ध पूर्णिमा को, जो भगवान बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है सागा दावा महोत्सव। कहाँ पर? सिक्किम में इसका आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल की हमने बात की, नागालैंड में है। हिमिस महोत्सव लद्दाख में है, जो भगवान पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? देखिए महात्मा गांधी के बारे में यदि हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक अखबार शुरू किया था, जो था आपका अंग्रेजी में था, तमिल में था, ठीक है, हिंदी में था, ये शुरू किया गया था, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी 1904 में। कब की थी? 1904 में। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस नृत्य में कलाकार पोर्ट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? कौन सा यहाँ पर ऐसा आपको नृत्य दिख रहा है? क्योंकि चारों जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य। अब इनमें से पूछा क्या है आपसे कि इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें जो कलाकार हैं, जो नृत्य करने वाले हैं, वो पोर्ट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो किस में पहनते हैं? मणिपुरी नृत्य में। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए कथक जो है ना, ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की यदि हम बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। अब यहां पर 4 आपके हो चुके हैं और 4 शास्त्रीय नृत्य और हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक आपका है कथकली और एक आपका है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ठीक है। एक आपका है सतिरिया और एक है ओडिसी। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। देखिए यहां पर कथकली और जो मोहिनी अट्टम है ये केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से। सत्रिया आपका असम राज्य से संबंधित है। ओडिसी का तो पता ही है आपको, ओडिशा से संबंधित है। सत्रिया को तो अभी 15 नवंबर सन 2000 को 8वें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शामिल किया गया था। कथकली जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो भगवान शिव से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जामिनर जो डीपली थोड़ा इनसे प्रश्न बनता है तो इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है और ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं एग्जामों में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कांच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? देखिए कांच का प्रिज्म है, चलो बना लीजिए। यहां पर ये कांच का प्रिज्म है, यहां से किरण आ रही है, ठीक है, और यहां से जो अभिलंब है। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा है कि जो कांच से ये बाहर आ रही है, अब ये माध्यम कौन सा हो गया? कांच वाला, ये तो सघन माध्यम हो गया। कौन सा हो गया? सघन माध्यम। अब बाहर आ रही है तो हवा में आ रही, तो ये कौन सा हो गया? विरल माध्यम हो गया। तो ध्यान रखना, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि आती है, कहां से? सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जो किरण है वो अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से क्या जाएगी? दूर। तो ये अभिलंब जो है इससे क्या होगी? दूर होगी। और यही हमसे प्रश्न पूछा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। यदि इस प्रकार से आपके सामने कंडीशन हो कि वो बाहर से आ रही है और सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो क्या होगी? अभिलंब से दूर जाएगी। ये दोनों पॉइंट, दोनों प्रश्न आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक आयाम पूरा करने में किसी दोलक द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि एक आयाम पूरा करने में किसी दोलक द्वारा लिया गया समय। देखिए एक दोलक के द्वारा एक आयाम को पूरा करने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। अब आवर्तकाल का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है?
सेकंड होता है। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मात्रक से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कहीं से भी बने करेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक आयाम को दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने के लिए जो समय लेगा, उस समय को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकंड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्रव्य और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। द्रव्य और गैसों में जो ताप अंतरण होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? संवहन। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए संवहन जो है ना, वो ऊष्मा संचरण की एक विधि है। ऊष्मा संचरण की क्या है? विधि है। अब ये ऊष्मा संचरण की विधि कार्य किस प्रकार से करती है ये देखिए। यदि ऊष्मा है, देखिए यहां पर ये ऊष्मा है, ये यहां पर है और जानी इसको यहां पर है कि एक भाग से दूसरे भाग पर यदि ऊष्मा जाती है, ऊष्मा एक भाग से दूसरे भाग तक कणों की गति, कण जो है ना वो कण गति करते हुए चलते हैं, तो ये क्या है? संवहन। और द्रव और गैसों में जो ऊष्मा का ताप अंतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा ही होता है। कणों की गति के द्वारा ऊष्मा संवहन में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा रसायन है जो जल में घुलनशील नहीं है? यहां पर सोडियम क्लोराइड है, नमक है, आपने देखा होगा, सभी को पता है नमक तो जल में घुलनशील होता है। इसके बाद आपका कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका सूत्र होता है CaCO3। अब इसको जल में घोलिए। चलो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जल के साथ क्रिया करवाइए इसकी, तो क्या बनेगा? यहां पर CaOH की होल ट्वाइस प्लस H2CO3 बन गया। तो यहां पर जल के 2 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये क्या है? जल में अविलेय पदार्थ है, ये ध्यान रखना। जल में क्या क्या है? अविलेय पदार्थ। कहने का मतलब ये जल में घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा था कि कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है, तो वो आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। यदि यहां पर हमने क्रिया करवाई कैल्शियम कार्बोनेट के जल से, तो यदि ये जल में घुल जाता, ऐसा प्रोडक्ट बनता, ऐसा पदार्थ बनता जो जल में घुलनशील है, तो हम कह सकते थे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी जल में क्या होगा? घुलनशील होगा। लेकिन यहां पर जो पदार्थ बना आपके सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जल में क्या है? एक अविलेय पदार्थ है। कहने का मतलब ये जल से तो इसकी बनती ही नहीं है। यदि जल में डालोगे तो ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जल से बनने वाली नहीं है, और हमें हमारे प्रश्न का आंसर भी मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? इजी सा प्रश्न है कि पहला जो मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है वो कौन सा है? नायलॉन है। बचपन से पढ़ते आ रहे, 5वीं-6वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे, साइंस के बारे में नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए कि नायलॉन जो है ना वो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है जिसका उपयोग टूथब्रश, साथ में वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि नायलॉन का उपयोग किसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन प्राणियों में 2 कक्षीय हृदय होता है? कौन से प्राणी हैं जिनमें 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो किन में पाया जाता है? मत्स्य वर्ग में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट। जो मत्स्य वर्ग है इसमें पाया जाता है, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी गोल्डन राइस से पूरी होती है? इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी जो पूर्ति है वो गोल्डन राइस से होती है? कहने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि गोल्डन राइस में वो विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा है? विटामिन ए। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट। जो विटामिन ए है वो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसका उपयोग कहां पर होता है? जो रतौंधी से पीड़ित लोग हैं,
उसमें ये काम आता है गोल्डन राइस, क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। गोल्डन राइस से विटामिन ए की क्या होती है, पूर्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? मानव शरीर में जो अनोक्सी श्वसन है वो कहां पर हो सकता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। अब प्रश्न ये भी बनता है कि अनोक्सी श्वसन तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन ये कहां पर होता है? तो ऑक्सी श्वसन आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहां पर क्या होता है कि कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका ऑक्सी श्वसन होता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, पढ़ा होगा उस चक्कर के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस जो चक्कर होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, वो कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में, दोनों में समान रूप से होती है। यहां पर भी कोई विभेद नहीं है। जैसा कि यहां पर हो रहा है कि अनोक्सी श्वसन कहां पर हो रहा है मानव शरीर में, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, और ऑक्सी श्वसन कहां पर हो रहा है, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन वहां पर क्या है कि ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो समान रूप से कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में। यह भी आपको ध्यान रखना है। और उस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में दो अणु बनते हैं पायरुविक अम्ल के। पायरुविक अम्ल के क्या बनते हैं? दो अणु। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या बनता है? दो अणु बनते हैं। किसके? पायरुविक अम्ल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है? जो पंच जगत प्रणाली है उसकी यहां पर बात की जा रही है। पंच जगत प्रणाली, इस प्रणाली को किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। किसने? यह आपको पता होना चाहिए कि 5 जगत जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? विटेकर ने किया था। उसका मुख्य आधार क्या है? पोषण। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। जो पंच जगत प्रणाली है, जो 5 जगत प्रणाली है, जिसका जो वर्गीकरण किया था वो किया था विटेकर ने। मुख्य आधार किसको माना था? पोषण को मुख्य आधार माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, कोई भी वस्तु है उसकी जो चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए, कोई भी किसी माध्यम में वस्तु की चाल, किसकी चाल? वस्तु की चाल। देखिए, इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट एक परिभाषा बता रहा हूं कि किसी माध्यम में वस्तु की चाल, और उसी माध्यम में, जिस माध्यम में वस्तु की चाल है ना, उसी माध्यम की हम बात कर रहे हैं कि उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को, ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? मैक संख्या कहा जाता है। यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि मैक संख्या क्या होती है। तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? देखिए, कोई भी वस्तु है वो किसी सतह पर फिसल रही है, तो उस वस्तु और उस सतह के बीच में गति विरोधी बल लगता है। उस वस्तु और उस सतह, जिस सतह पर वो वस्तु फिसल रही है, उस वस्तु और उस सतह के बीच में एक बल लगता है। कौन सा? गति विरोधी बल। और वो ही आपसे पूछा है कि वो कौन सा बल है, तो वो है आपका सर्पी घर्षण। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण। यदि कोई वस्तु किसी फर्श पर फिसल रही है तो उस वस्तु और उस सतह के बीच में एक गति विरोधी बल लगता है, और वो बल कौन सा है? सर्पी घर्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप जो है वो क्या कहलाते हैं? परावर्तक टेलीस्कोप। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए,
जो परावर्तक टेलीस्कोप है इसमें लेंस की जगह पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए किसी वस्तु को यदि हम देख रहे हैं उससे आने वाली जो प्रकाश है, उससे आने वाला जो प्रकाश की बड़ी मात्रा होती है उसको ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। कहने का मतलब उसको इकट्ठा कर लेता है, जिससे वो क्या होती है, वो वस्तु हमें साफ दिखाई देती है। वो वस्तु कितनी भी दूर रखी हो हमें क्या होगी? साफ दिखाई देगी। तो परावर्तक टेलीस्कोप मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं परावर्तक टेलीस्कोप, जिसमें लेंस की जगह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? देखिए कई बार आपको यहां पर बोर दिखेगा, कई बार आपको बोहर भी लिखा मिलेगा, ठीक है, जैसा कि यहां पर इंग्लिश में लिखा गया है। तो बोर के सिद्धांत में क्या संरक्षित रहता है? वो आपकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत है ना, वो एक बात कहता है कि ऊर्जा को न तो समाप्त किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सा सिद्धांत कहता है? ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत ये बात कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अमल का उपयोग किया जाता है? जो एनोडाइजिंग प्रक्रिया है, एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है, उसमें कौन से अमल का प्रयोग किया जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड, जो तनु सल्फ्यूरिक अमल है उसका उपयोग किया जाता है। किसमें? एनोडाइजिंग प्रक्रिया में। तो ये थे आज की क्लास के हमारे शानदार बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपने अच्छे से पढ़े हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, साथ में लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर या कोई भी डाउट हो क्लास को लेकर तो कमेंट कर देना, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।